नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। सीएम गहलोत ने आज जोधपुर को विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए शहर में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। जोधपुर में सरकार में आए मुख्यमंत्री और इस वक्त सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अशोक उद्यान कर दिया था, तो ये प्रॉपर नाम इसका सम्राट अशोक उद्यान ही है। और जीजी ने जो मांग करी है म्यूजिकल फाउंटेन की, उसको हम पूरा करेंगे। ये मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा। उनकी बात रखेंगे, सबसे वरिष्ठ वो हमारे बुजुर्ग नेता हैं, वो भी करेंगे। तो ये इतने काम हुए हैं कि मैं एक के बाद एक क्या बोलूँ इनके बारे में। मैं बधाई देता हूँ जोधपुर के तमाम हमारे साथियों को, आम जनता को, कि बहुत एक के बाद एक के विकास के शिलान्यास भी हुए हैं, लोकार्पण भी हुए हैं और कुछ कामों का शुभारंभ भी होगा। चाहे विनोबा भावे नगर आवास योजना हो, ट्रांसपोर्ट या ऑटोमोबाइल मार्केट योजना हो, महात्मा गांधी नगर आवास योजना, जो मैं समझता हूँ कि हमारी दादी जी के वक्त बनी है, वो योजना है या नई योजना बनी मुझे नहीं मालूम है, पर ये सब काम टाइम बाउंड होने चाहिए। मुख्य रूप से मुझे कहना है कि इस मौके पर शिलान्यास भी कर दिए काफी और योजनाएं शुभारंभ कर दी, पर ये टाइम बाउंड पूरे हों, उस बात का इंतजार पूरी सरकार को रहेगा। तो जेडीए के चेयरमैन साहब और जो डीडीसी और कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, जो बैठे हुए अधिकारी लोग विभिन्न विभागों के, उन सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग ये दिमाग आज संकल्प लेके जाए यहाँ से। जयपुर में जैसे धारीवाल जी ने एक इतिहास बनाया था 98 के अंदर, जब हम लोग सीपी जोशी साहब, धारीवाल साहब, हम लोग साथ में सरकार चला रहे थे, उस वक्त में भी जो काम हाथ में लिया, एक रिकॉर्ड बना राजस्थान में भी, जयपुर में, कि सारे काम इंक्लूडिंग मेट्रो भी, शिलान्यास भी हमने की और उद्घाटन हमारे वक्त में हुए। ऐसा हिंदुस्तान में बहुत कम जगह होता है। तो इतना सक्षम मिनिस्टर आपका है यूडीएच का, एलएसजी का, और इसीलिए उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ, मैंने भी यही कहना चाहूँगा कि ये तमाम काम जो हाथ में लिए हैं, इनकी खूबसूरती तभी सामने आएगी तब तमाम लोग इनको टाइम बाउंड पूरा कर दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वही आप योजना बनाएंगे, पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, उसी रूप में जो काम बाकी है आपके। आज तो मैंने कई काम रुकवा दिया, आपकी बहुत लंबी लिस्ट थी। मैं समझता हूँ कि वो काम भी, सड़कों के हो या दूसरे काम हो, वो काम भी जल्दी शुरू करवाने पड़ेंगे और जल्दी प्रोग्राम फिक्स करें, परंतु ये काम सब टाइम बाउंड होना चाहिए। बाकी जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं सब लोग मिलके, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस रूप में आपने कोरोना जो जंग है, ये बहुत भारी जंग है, और दूसरी वेव जिस रूप में खतरनाक तरीके से आई है, पहली लहर में जितने लोग नहीं चले गए दुनिया से, उससे ज्यादा लोग जा रहे हैं दूसरी लहर के अंदर, कम समय के अंदर। कहाँ तो पूरा साल, कहाँ 2 महीने मुश्किल से पूरे देश के अंदर। हालात बड़े गंभीर है, ये बहुत खतरनाक ये आया वेरिएंट। मैं समझता हूँ कि आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे, अलग अलग नाम से इसके म्यूटेंट होते रहते हैं। कितनी तरह का आ गया किसी को नहीं मालूम है। रोज नई नई खबरें आती रहती है, और पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी, जापान, स्पेन, ब्राजील, कहीं दूसरी तीसरी लहर साथ में आ गई, कहीं दूसरी आई, तीसरी आनी बाकी मानते हैं। देश के लिए भी ये कहते हैं, हमारे लिए, कि तीसरी लहर आएगी तो हो सकता है कि आए भी नहीं, आए तो खतरनाक रूप से आए, बच्चों के लिए आए। अभी भी जो आई है लहर, उसमें नौजवानों को चपेट में डाल लिया है, और दुख होता है कि देश के अंदर जिस रूप में ऑक्सीजन की कमी रही, दवाएं की कमी रही। सबसे दुखद बात यह है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई व्यक्ति मर जाए। कर्नाटका के अंदर सरकारी अस्पताल में 24 लोग मारे गए, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई। गोवा के अंदर भी 70-80 लोग मारे गए इसी कारण से। जयपुर गोल्डन अस्पताल है नोएडा के अंदर, वहाँ लोग मारे गए, उनका मालिक रोज रोता है टीवी के अंदर
कि मैंने 50 फोन किए होंगे पर ऑक्सीजन नहीं मिली, मैं क्या करता, लोग मर गए। ये जब सुनते हैं तो इतना मन विचलित होता है। इस देश के अंदर अगर ऑक्सीजन से लोग मारे जाए तो आप सोच सकते हो कि परिवार में क्या बीतती होगी कि भाई बीमारी है, इलाज हो रहा है और वो नहीं बच पाया, अलग बात है। और कोई ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान चली जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ा ये नरसंहार है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, यूपी हो या कहीं हो, उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये तमाम बातें आप लोग देखते हैं, अखबारों में रोज बोलते रहते हम लोग तो। और पर मुझे खुशी है कि मैंने तमाम विपक्षी पार्टियों को साथ लिया, धर्म गुरुओं को लिया, एक्टिविस्ट को लिया, सोशल वर्कर्स को लिया, और सब जगह पूरे प्रदेश के अंदर लोगों ने सेवा करने में कमी नहीं रखी। एमएलए को 50 लाख रुपए दिए थे उस जमाने के अंदर एमएलए फंड से खर्च करने के लिए, तो सूखा राशन, पका हुआ खाना। जिला प्रशासन ने अच्छे काम किए, हमारे अधिकारी जो राजस्थान और जिलों में हैं, ब्यूरोक्रेसी ने बहुत जम के काम किया, और तो और पुलिस प्रशासन ने, कांस्टेबल तक ने खाना पहुंचाने का काम किया। तो ऐसा माहौल बना राजस्थान के अंदर, पूरे प्रदेशवासी उठ खड़े हो गए। और उसी ढंग से मैं समझता हूँ करीब 1.5 साल में आए हैं, कोई कमी नहीं रखी डॉक्टरों ने भी और नर्सेज ने भी, सब ने अपनी जान को रिस्क लेकर ये काम किया। और कितने लोग डॉक्टर्स नर्सेज संक्रमित हुए होंगे कोई सोच नहीं सकता। जिस रूप में ये अभियान चलाया गया राजस्थान में, उसकी आज भीलवाड़ा मॉडल बना तब भी और रामगंज मॉडल बना तब भी, आज भी, चाहे वो मैनेजमेंट की बात हो और चाहे वो वैक्सीन लगाने की बात हो। वैक्सीन में भी हम लोग नंबर 1 रहे देश के अंदर। महाराष्ट्र में कुछ नंबर ज़्यादा थे वैक्सीन के, पर वहाँ पे भयंकर महामारी फैल चुकी थी। पर आज वैक्सीन नहीं मिले अगर मान लो, तो उसके क्या करें? सेंटर बंद होते बार बार, उड़ीसा के अंदर 700 केंद्र बंद हो गए, 8-10 राज्यों में एक साथ बंद हो जाते हैं। तो बराबर प्रधानमंत्री जी से मैंने मांग करी, वीसी से भी, टेलीफोन से बात करके भी, कि वैक्सीन की सप्लाई सुनिश्चित होनी चाहिए। अब उन्होंने कह दिया कि टीका उत्सव मनाओ, वैक्सीनेशन का उत्सव मनाओ। उसी रात को मैंने पत्र लिखा कि उत्सव क्या मनाए जब वैक्सीन ही नहीं है, कल खत्म हो जाएगी वैक्सीन, तो उत्सव कैसे मनाएंगे? और वही हुआ, वो उत्सव एक फ्लॉप हो गया। पर दो ही जो अभी पूरे निचोड़ की बात करें तो दो ही बातें हैं कि एक तो ये वैक्सीन बचा सकती है देश को, दुनिया को, और दूसरा जो है मास्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रोटोकॉल दिया हुआ हाथ धोने वगैरह का। ये दो ही चीजें हैं जो कि जिससे आप बच सकते हो, जितना बच सकते हो जितना बच सकते हो। बड़ा ये तो हवा में आ गया, कई लोग घरों बंद है, उनके भी संक्रमित हो गए लोग। तो एक तो 14, 15, 16 महीने की हिस्ट्री बन गई जहाँ हम लोग करीब रोज मीटिंग करते हैं, विशी करते हैं, सरपंच तक जुड़ते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, रोज डॉक्टर्स एक्सपर्ट की राय लेते हैं। एक्सपर्ट को बुलाया गया, देवी शेट्टी को बेंगलोर से और डॉक्टर त्रियान को मैदानता से भी और डॉक्टर सरीन को दिल्ली से। पूरी पब्लिक के लिए हमने वीसी ओपन करी, सब सुने, कम से कम सब लोग साथ देंगे। मुझे खुशी है कि अभी भी जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें लोगों ने मैंने साथ दिया। और आपने देखा होगा कि लॉकडाउन लगने के बाद में किस प्रकार से काफ़ी ग्राफ नीचे आ गया, राजस्थान में भी आ गया और देश भर के अंदर आ गया। वरना तो हाहाकार मचा हुआ था ऑक्सीजन को लेकर के, रेमडेसिविर दवा लेकर के। अभी नया ब्लैक फंगस आ गया है, इतनी खतरनाक बीमारी अभी है। कल मैंने पता कराया दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। हमारे यहाँ कोई डॉक्टर कहते हैं हमने 25-30 साल की ज़िंदगी के अंदर, सर्विस के अंदर कोई 1, 2, 4 पेशेंट आए होंगे। अब अस्पताल भरे हैं जयपुर के अंदर भी और कई जगह से आ रहे। किस ब्लैक फंगस क्यों आया, क्या आया और किन कारणों से आया? कोई कहते हैं कि इसमें ज़्यादा लगा दी वो स्टेरॉइड, जब रेमडेसिविर नहीं थी तो स्टेरॉइड लगा दी। और स्टेरॉइड का एक सबका प्रोटोकॉल होता है, स्टेरॉइड लगती है 5-7 दिन बाद लगती है मरीज को, अगर जरूरत पड़े तो।
शुगर बढ़ जाती है, जो डायबिटीज नहीं होते उनकी बढ़ जाती है 400-500 तक। और इतनी खतरनाक बीमारी आंखें चली जाती है, जबड़ा सब हटाने पड़ते हैं, नया जबड़ा बनाओ, नकली पैर की हड्डी तोड़ करके लगाओ, फिर अपने पैर के मसल्स को काट के वहाँ लगाओ, चेहरे पर क्या क्या हो रहा होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति है। और पूरे गुजरात में, यूपी में, सब जगह ये ब्लैक फंगस बहुत बड़े रूप में आया, महाराष्ट्र के अंदर। तो इसके लिए दवाओं की कमी है, वो अलग लड़ रहे हैं हम लोग। तो मैं माफ़ी चाहूँगा जोधपुर वालों से तो विशेष रूप से कि मैं आ नहीं पाया क्षेत्र में, और मैं खुद गिल्टी कॉन्शियस फील करता हूँ कि जो जिंदगी में हर पल जोधपुर में अपने आप को रखा, उसको आज पूरे जो जिम्मेवारी आपके आशीर्वाद से मुझे मिली हुई है राजस्थान की, तो मैंने मेरा कर्तव्य समझा और ये सोचा कि मान सम्मान जोधपुर वालों को बढ़ना चाहिए कि जोधपुर का कोई व्यक्ति बैठा जयपुर में और वो काम में सफल नहीं हो तो जोधपुर वालों का भी मान सम्मान कम होता है। तो मैं ये सोच करके आ नहीं पाया, पर मेरा हमेशा मन वही रहता है प्रदेशवासियों के साथ साथ में जोधपुर वासियों के प्रति भी। और मैं समझता हूँ कि वही मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं यहाँ काम कर पा रहा हूँ। पर घर में बंद रहना, आप सोच सकते हो क्या स्थिति बनती है व्यक्ति की। पर हमें मुकाबला करना है सबको मिल करके, और ये मुकाबला करके हमें जंग को जीतना है। तीसरी लहर आए नहीं, ये हमें प्रयास करना है, और तभी प्रयास होंगे। एक तो सरकार, भारत सरकार वैक्सीन को लेके अब एक्टिव हुई है, क्योंकि तमाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, सोनिया जी ने, और विपक्षी पार्टियों ने खूब दबाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट कल भी देखा होगा फैसला दिया उन्होंने, रोज फैसले दे रहे हैं, आपको रिपोर्ट मंगा रहे हैं केंद्र सरकार से। अब जाके मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार भी एक्टिव हो रही है। वैक्सीन की सप्लाई तो कहीं से आओ, दुनिया से एक्स्ट्रा बनाओ देश के अंदर। जो कंपनी ने रिसर्च कर ली है तो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े उनका, किसी रूप में 130 करोड़ आबादी किसे कहते हैं, 200 करोड़ कम से कम वैक्सीन होगी तब जाकर के आप 100 करोड़ लोगों को लगा पाओगे। तो दो डोज लगती है, उसके बगैर बचाव का कोई रास्ता नहीं है। जिसके डोज लग जाती है, कम से कम अगर उसको अटैक होता भी है, पॉजिटिव आता भी है, तो मैं खुद आ गया था पॉजिटिव, आपको मालूम है, पर माइल्ड होता वो। फिर मैंने मेरा काम चला लिया, मैं मेरा काम करता रहा, आपने देखा होगा। तो ये जो स्थिति है, इसको हमें सबको समझाना पड़ेगा लोगों को कि ये तकलीफ जो होती है आपको बार बार लॉकडाउन लगाने की, लॉकडाउन तभी नौबत नहीं आएगी तब हम लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, मास्क लगा के बाहर निकलेंगे, डिस्टेंस रखेंगे, वो इतना ही काम करेगी जितने लॉकडाउन में काम होता है। जब लापरवाही होती है तो सरकारों को मजबूर होकर लगाना पड़ता है, और लगाया था, हम देखा कि बिल्कुल 20% पे आ गए हम लोग। कितनी मौतें हो रही थी, 160-65 पहुंच गई थी, अब तो 70-80 पे आ गए, उससे भी कम आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जंग लड़नी हम लोगों को है, और जंग को जीतना भी है। थर्ड वेव आती है बच्चों का, तो आपको पता है कि स्थिति बनती है, तो आप सोच सकते हो कि उसमें ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई उसका जवाब नहीं हो सकता। हमें ही सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम लोग इस जंग को लड़ने के लिए सबको समझाइश करें, सीरियसनेस समझाएं इसकी, तब जाकर के हम इस जंग को जीत पाएंगे। और जीतना जरूरी है, क्योंकि थर्ड वेव अगर आती है, और वास्तव में जो एक्सपर्ट कहते हैं कि बच्चों के लिए घातक होगी इस बार, क्योंकि इस बार युवाओं के लिए घातक हुई, तो बच्चों को दादा दादी कभी नहीं जाएंगे। हमारे सामने मेरा पोता या पोती या दोता या दोती, उसको कुछ हो जाए है, माँ बाप चिंता करने लग गए हैं सब जगह। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि थर्ड वेव बच्चों के लिए नहीं होगा, अलग अलग राय है, पर दुनिया में आज तक कोरोना का कोई सॉलिड इलाज कहीं पे भी नहीं हो पाया है। ये तमाम प्रयोग चलते रहते हैं, दवाएं चलती रहती है पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर। इसलिए
आप निश्चिंत रहे, सरकार जो कर सकती है उसके लिए हमने कोई कह रखा है, कोई साधन की कमी नहीं आएगी। अगर भारत सरकार ने वैक्सीन का मना किया, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया उन्होंने, राज्यों पे थोप के 18+ को आप लोग कीजिए, वैक्सीन लगाइए, जो संभव नहीं। 3,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे हम लोगों को। अभी तक हमारी मांग है, बाकायदा राहुल गांधी जी और सोनिया जी और अपोजिशन पार्टियां सब लगी हुई है। अभी तो हम लोग सब राज्य सरकारें भी आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं इस काम को लेके कि राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट जा रही है कि वैक्सीनेशन फ्री होना चाहिए। 6 वैक्सीनेशन होता है देश के अंदर, बचपन में वैक्सीन लगती है 6 तरह की, सब फ्री लगती है। आज तक कभी वैक्सीन का पैसा किसी सरकार ने लिया ही नहीं। पहली सरकार है जो पैसा मांग रही है, वो भी 3 तरह की रेट, खुद के लिए 150, राज्यों के लिए 300 और प्राइवेट के लिए 600। मुझको लेके बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कमेंट किए भारत सरकार पर, वो आपसे पढ़ते होंगे। इसलिए हमें वैक्सीन पे ध्यान देना है। वैक्सीन लोग लगवाए, कई गाँव में तो वैक्सीन लगाने के लिए वो आगे नहीं आते, कई लोग घबराते हैं। अब देखते हो मध्य प्रदेश में और यूपी वगैरह में तो जो लोग इंटरव्यू बताते हैं तो बड़े हमने तो यहाँ पे बड़ा कामयाबी के साथ में 5,81,000 वैक्सीन पर डे लगाई, रिकॉर्ड बनाया देश के अंदर। पर जब वैक्सीन मिलती नहीं तो उसको बंद करना पड़ा। कुछ हमारे प्रेस वाले भी कई तरह की स्टोरी देते रहते हैं। रघु शर्मा जी ने काफ़ी खंडन करने का प्रयास किया, पर जब मीडिया में कोई खबर आती है तो न्यूज़ बन जाती है। कोई नहीं चाहेगा यहाँ 11.5 लाख वैक्सीन खराब हो गई। क्योंकि जब देखा राजस्थान नंबर टॉप पर है वैक्सीन के अंदर भी, अच्छा प्रबंधन हो रहा है, तो उसको बदनाम कैसे करो। 1.5 लाख जब मैंने पूरे फिगर दिए, 10% की जो छूट दी गई है, राज्यों अनुमत है, इतनी वेस्ट हो सकती है क्योंकि उनके कानून थे। वैक्सीन उसी को लगेगी जो वैक्सीन कोविन जो ऐप बना हुआ है उसके अंदर रजिस्टर्ड होगा। इसके माने होगा कि अगर एक वैक्सीन खोल दिया आपने, 4 लोगों को लगी, बाकी लोग आए नहीं, तो 6 जो है वो वेस्ट हो गई। तो भारत सरकार ने खुद ने कहा 10% तक वेस्ट हो सकती है। हमारे ऐसे 2% वेस्ट हुई, तब भी उसको एक इश्यू बनाने की कोशिश करी गई। आपने देखा होगा हमारे विपक्षी साथी राजस्थान के अंदर भी सब एक के बाद एक लग जाते हैं, बिना तथ्यों के आरोप लगाते हैं। जब हम चाहते हैं उनको सबको साथ लेके चलने, लड़ाई को, जंग को जीतने के लिए सब मिलकर लड़ें। क्योंकि हमारे लिए धर्म जो अभी है वो जाति धर्म की बात नहीं है। अभी धर्म सबका है, इंसानियत। कोई जाति का हो, कोई वर्ग का हो, कोई धर्म का हो, और चाहे कोई विचारधारा का हो, हमारे लिए वो इंसान सामने है, उसकी हमें मदद करनी है, बचाना उसको है, ये धर्म होना चाहिए। इस रूप में हम लोग चलना चाहते हैं और वही हमने थीम दे रखी राजस्थान में, पूरे प्रदेश के अंदर। और इसी रूप में मैं समझता हूँ कि आज मुझे खुशी है कि इस विषय से आपके अलावा भी जो आप बैठे हुए हैं, उनके अलावा भी काफ़ी हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, 1-1.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि सुबह इतला हुई पर लोग सब सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग लगेंगे इस काम में। हम सबको जंग को लड़ने के लिए 2 ही बातें हैं, या तो आपका प्रोटोकॉल निभाओ अगर लॉकडाउन नहीं जाना है तो, और वैक्सीन लगाओ। ये 2 ही बचा सकते हैं बीमारी को। पूरा वर्ल्ड के अंदर एक चिराई बन चुकी है सब डॉक्टरों की, और उसको अपनाना पड़ेगा। दूसरा जो चिरंजीव योजना की बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। चिरंजीव योजना 5 लाख का बीमा पूरे देश में हम लोग एक अभिनव प्रयोग किया। जैसे दवाएं पहले फ्री दवाएं की थी, फिर टेस्ट किए थे, अब हमने इंडोर पेशेंट के लिए, सिर्फ इंडोर पेशेंट की स्कीम है ये। चाहे वो पहले भारत सरकार की स्कीम थी, वो भी इंडोर के लिए थी, भामा साहब इंडोर के लिए थी, ये भी इंडोर के लिए। आउटडोर में तो अपन वैसे ही दवाएं फ्री दे रहे हैं, टेस्ट फ्री कर रहे हैं। इसमें आप लोग दिमाग रखें, 31 मई तक तो हमने डेट बढ़वा दी थी। अब भी जो जुड़ना चाहेगा वो भी जुड़ सकता है। खाली इतना ही है कि उसको 3 महीने बाद में उसको लाभ मिलने लगेगा। अगर आज जुड़ता है तो उसको 31 मई तक तो उसी दिन से लाभ मिल जाता है उसको। अब जो पता नहीं हमने इतना प्रचार किया, प्रसार किया, विज्ञापन दिए, फ्रंट पेज विज्ञापन दिए, कई लोग फिर भी नहीं जुड़े होंगे, उनको लाभ मिलेगा भी, पर 3 महीने बाद मिलेगा। अब भी आप चाहें तो उनको जोड़ने का प्रयास करें।
5 लाख का बीमा अगर उसको फ्री हो सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट के अंदर भी, प्राइवेट अस्पताल में जो संख्या है उसको हम बढ़ाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो आदमी भर्ती होगा अगर अस्पताल के अंदर, तो उसकी भर्ती होने के 5 दिन पहले शुरू हो जाएगा और ठीक होकर जब जाएगा अस्पताल से तो 15 दिन बाद तक का खर्चा इस बीमा के अंदर शामिल है। 5 दिन पहले का 15 दिन बाद तक का पूरा खर्चा बीमा कंपनी को पेमेंट करेगी वो अस्पताल को। आपको तो निःशुल्क जाना है, निःशुल्क बाहर निकलना है। कैश ट्रांजेक्शन है ही नहीं इसके अंदर, कैशलेस है ये नहीं पहले आप जमा कराओ फिर वापस आप वसूल करोगे, ऐसा कोई नहीं है। कैशलेस स्कीम है ये। अब मुझे आश्चर्य होता है कि उसके बाद में लोग क्यों नहीं समझ पाए, कई लोग इतनी प्रचार किया, अभी खबरें आती रहा पे लोन करवाए नहीं। जो पैसे वाले उनके लिए 850 रुपये रखे हमने, प्रीमियम 1700 आता है तो आधा प्रीमियम उनके लिए भी सरकार दे रही है, अमीर लोगों के लिए भी या मिडिल क्लास लोगों के लिए भी, और खाली 50% 850 रुपये ले रहे थे उनसे नाम मात्र के, वो भी कई लोगों ने दिए। तो ये आप जरा जो अभी वीसी को सुन रहे हैं उन सबसे मेरी प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि आप लोग भी जरा भागीदार बने समाज सेवा में। ये भी समाज सेवा है, कोई लोग नहीं समझ पाए तो समझाएं कैसे, ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर सीपी जोशी जी का, धारीवाल जी का, अतुल चांदना जी का, तमाम साथियों का मैं समझता हूँ कि जो गवर्नेंस अभी कोविड में हम कर सकते थे, क्योंकि बजट को भी हमें पूरा करना है। 80% रेवेन्यू कम हो गई हमारी ये लॉकडाउन लगाना से, तो आप सोच सकते हो कि क्या बीतती होगी सरकारों पर। मोदी जी ने जो 35,000 करोड़ रुपये रखे हैं वैक्सीन के लिए केंद्रीय बजट के अंदर, पूरा देश में जब सरकार किसी पार्टी को सबने देखा वैक्सीन तो फ्री लगेगी, और अब मोदी जी ने कह दिया राज्य सरकार लगवाएं। तो जब हम बजट में हमने पहले रखा ही नहीं और बजट हमने पेश किया उसमें प्रोविजन नहीं है, अब अगर हम 3,000 करोड़ खर्च करेंगे, 3,500 करोड़ खर्च करेंगे, तो फिर हमें काट के बड़े जो बनाया हुआ अभी सड़कों का, पानी का, बिजली का, जो भी है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, आप कोई न कोई तो कटौती होगी उनमें से, या सोशल सिक्योरिटी का हम लोग मदद करना चाहते हैं लोगों को, पेंशन भी और जो भी है स्कीम है हॉस्टल में बच्चों के, वो कम कर नहीं सकते। तो ये जो नया फैसला किया इसकी बहुत आलोचना हो रही पूरे देश के अंदर कि ये राज्य सरकारों पर अब थोपना नहीं चाहिए था। या तो पहले कहे थे शुरू में ही कि राज्य सरकारें वैक्सीन का खर्चा उठाएगी तो वो अपने बजट के अंदर प्रोविजन कर देते। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो जिस प्रकार से अप्रोच है, अभी सुप्रीम कोर्ट जो सोच है उसके अनुरूप मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को आपको सोचना पड़ेगा। हम लोग बराबर दबाव बनाए हुए हैं, हम भी नहीं बल्कि सब राज्य सरकारों हम संपर्क में भी हैं, दबाव बना के हम चाहेंगे कि फ्री वैक्सीनेशन देश में हो। कल भी वो एक प्रोग्राम आपने सुना होगा, क्या नाम था उसका, वैक्सीन का नाम रखा, वो कैंपेन चलाया गया वैक्सीन को लेके AIC द्वारा, तो उसके आधार पर लाखों लोग जुड़े थे उससे। तो सब लोग ये मांग करें देश के अंदर कि वैक्सीन फ्री हो, सबके लिए फ्री हो देश के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ फैसला होगा। यही बात मंत्री जी धारीवाल जी को, JDC और JD के चेयरमैन को, तमाम साथियों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो प्रोग्राम है वो भी आप जल्दी फिक्स करेंगे। और जैसा मैंने कहा, मैं लास्ट में फिर कहना चाहूँगा कि टाइम बाउंड प्रोग्राम आपको ये सब विकास के काम करने हैं। ये बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद।